अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट कंडीशन वो होती है जिसका ऑनसेट बहुत फास्ट हो और पैंक्रियाटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज को हम कहते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। इसके अंदर होता यह है कि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं नॉर्मली हमारे पास पैंक्रियाज के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। उसके बाद ये रिलीज होते हैं हमारे जीआईटी ट्रैक के अंदर। जीआईटी ट्रैक के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज इन हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है जिन हार्मोन के अंदर शामिल हैं अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज। ये एंजाइम्स जो है ये इंटेरोकाइनेज से एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, प्रोटीन्स की डाइजेशन और लिपिड्स की डाइजेशन। ये क्या प्रोसीजर है, क्या फिनोमिना है, इसको हम अगेन वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम जीआईटी को डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन हमारा टॉपिक है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर मेनली जो हमारे ये एंजाइम्स होते हैं इन्होंने रिलीज होना होता है जीआईटी ट्रैक के अंदर। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स हैं ये ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं। ब्लड के अंदर किस तरह रिलीज होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं फर्दर पैथोजेनेसिस के अंदर कि किस तरह होता है। लेकिन अब तक के लिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि एक एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है पैंक्रियाज की, जिसमें हमारे जो पेरेन्काइमा है वो डैमेज हो जाता है पैंक्रियाज का, और उसके बाद जो पैंक्रियाज के एंजाइम्स हैं वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर 12% लोग जो होते हैं वो डेथ की तरफ मूव कर जाते हैं क्योंकि एक सीरियस कंडीशन है। ठीक है, इसकी टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है? एक तो है माइल्ड ओडिमेटस पैंक्रियाटाइटिस। इसके अंदर जो माइल्ड सा ओडिमा हो जाता है पैंक्रियाज के ऊपर और उसकी इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये माइल्ड कंडीशन होती है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन जो है वो है सीवियर नेक्रोटाइजिंग हेमोरेजिक पैंक्रियाटाइटिस। ये जो कंडीशन होती है इसके अंदर हेमरेज हो जाता है पैंक्रियाज का और नेक्रोटाइजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एक सीवियर कंडीशन होती है इसका सेकंड नेम हम ब्लैक मैस भी लिखते हैं। ठीक है, ब्लैक मैस। देन हम इसकी इटियोलॉजीज या काजेस की तरफ की बात करें तो काजेस के अंदर जो डिफरेंट चीजें हमारे पास हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है गॉल स्टोन्स। इसके हम पैथोजेनेसिस में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है ये किस तरह काज करवाती हैं। लेकिन पहले इन लिस्ट कर लेते हैं हम इटियोलॉजीज को। गॉल स्टोन्स जो है ये काज करवा सकते हैं। गॉल स्टोन्स का तो आपको पता चल गया होगा अगर आपने पैंक्रियाज एनाटॉमी वाली वीडियो पहले देख ली है, तो अगर नहीं पता चला तो हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है, देन हम बात करते हैं एथेनॉल की। जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, उन कंडीशन के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन ट्रॉमा, किसी किस्म की कोई ट्रॉमा या इंजरी हो जाए। स्कॉर्पियन वेनम। स्कॉर्पियन वेनम मतलब एक स्नेक होता है जिसका वेनम जो है या जहर जिसको हम कहते हैं वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाए तो वो पैंक्रियाटाइटिस करवा देता है। इसके अलावा मम्प्स एक ऐसा वायरस होता है जो कि अटैक करता है ऑलमोस्ट हमारे ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि अपने हार्मोन्स को या एंजाइम्स को ब्लड के अंदर रिलीज नहीं करते बल्कि किसी भी ल्यूमन के अंदर रिलीज करते हैं। ठीक है, ल्यूमन के अलावा मतलब ब्लड के अंदर रिलीज नहीं करते, जस्ट इतना याद रखें। देन ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जो कि पैंक्रियाटाइटिस करवा सकती हैं। पेन आर्थराइटिस नोडोजा एक ऐसी कंडीशन होती है वो करवा सकती है पैंक्रियाटाइटिस। देन कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि पैंक्रियाटाइटिस करवा सकते हैं। हाइपरलिपिडीमिया, अगर जिस्म में लिपिड्स का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज रहता हो तो ये कंडीशन जो है हमारे पास पैंक्रियाटाइटिस करवा सकती है। इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीज कैल्शियम लेवल किस तरह हमारे पास पैंक्रियाटाइटिस करवा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट सीन ये है कि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड पोली एंजियोपेंक्रियाटोग्राफी। ठीक है, दोबारा सुने, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड पोली एंजियोपेंक्रियाटोग्राफी। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम यूज करते हैं डायग्नोज करने के लिए पैंक्रियाज की कुछ कंडीशंस को और गॉल ब्लैडर की और लीवर की कुछ कंडीशंस को डायग्नोज करने के लिए, या बाइलरी डक्ट की जो कंडीशंस होती हैं उनको डायग्नोज करने के लिए हम ईआरसीपी करते हैं। इसके अंदर जो हम एंडोस्कोपी को यूज करते हैं, हम अपर जो जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर कैमरा इंसर्ट करते हैं और उसके बाद जो है डाई डाल के हम एक्सरे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। इसको हम किस तरह परफॉर्म करते हैं वो जब इसकी बारी आएगी तो फिर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस काज करवा सकती हैं। ठीक है, देन हम अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो किस तरह कौन सी चीज जो है वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस काज करवा रही है, तो देखें फर्स्ट है हमारे पास गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स क्या चीजें होती हैं? गॉल स्टोन्स इस तरह होता है कि हमारी जो गॉल ब्लैडर है वहां पे स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हो सकते हैं, फास्फेट स्टोन हो सकते हैं, सिस्टीन स्टोन हो सकते हैं, या इसके अलावा डिफरेंट स्टोन्स हो सकते हैं। हम उनकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे फिलहाल। लेकिन ये देखें जो गॉल स्टोन्स होते हैं, आपको मैंने बताया था जब हम एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे थे पैंक्रियाज की, तो देखिए ये पैंक्रियाज है, ये जो ग्रीन कलर के ऊपर से डक्ट आ रही है इसको हम कहते हैं बाइल डक्ट, और ये जो हमारे पास रेड कलर में है ये ड्यूडिनम है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि ये जो पैंक्रियाज है इसके जितने भी एंजाइम्स हैं वो यहाँ से आते हैं
और यहाँ से बाइल आती है। उसके बाद ये कंबाइन होते हैं, ये एक पॉइंट होता है एम्फूला वेटर, ठीक है। एम्फूला वेटर से ये जो इंटर हो जाते हैं, एम्फूला वेटर का एक और सिग्निफिकेंस ये है कि ये एम्ब्रियोलॉजिकली जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये मिड गट और फोरगट, इन दोनों फोरगट और मिड गट के दरमियान एक कनेक्शन होता है, ये एम्फूला वेटर तक वो कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से ऊपर जितना भी जीआईटी ट्रैक है उसको हम फोरगट कहते हैं, और जो इससे नीचे है हम उसको हाइंड गट कहते हैं, ठीक है, सॉरी मिड गट कहते हैं। तो ये जो एम्फूला वेटर है, यहाँ पे स्टोन फॉर एग्जाम्पल इधर से आए और यहाँ पे आकर स्टोन रुक जाए, ठीक है। तो जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टोन रुक जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे, और ये जो बाइल है ये यहाँ से इधर जीआईटी ट्रैक के अंदर आने की बजाय इस तरफ बैक मूव करेगी और पैंक्रियाज के अंदर जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारी जीआईटी ट्रैक है, अगर फॉर एग्जाम्पल एम्फूला वेटर जो है ये इस तरफ से ब्लॉक करके खड़ा होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जो है वो इस तरफ तो नहीं आ सकती, लेकिन क्या होता है कि इस तरफ से जो हमारी जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर इंटेरोकाइनेज एक एंजाइम पड़ा होता है, ठीक है, इंटेरोकाइनेज। ये जो इंटेरोकाइनेज है ये एक्टिवेट करता है हमारे पास अमाइलेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट्स को एक्टिवेट करने के लिए, अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो इंटेरोकाइनेज जो है ये यहाँ से मूव करके इस स्टोन को पीछे मूव करवाता है और खुद इंटर हो जाता है और स्टोन वापस अपनी जगह पे लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो इंटेरोकाइनेज है ये इंटर हो जाता है पैंक्रियाज के अंदर। जब ये पैंक्रियाज के अंदर इंटर हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी एसिनाई होते हैं, जो सेल्स होते हैं पैंक्रियाज के जिनके अंदर ये हार्मोन स्टोर होते हैं, तो ये जाकर उन सारों को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल इंटेरोकाइनेज जाकर पैंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिवेशन से जितने भी ये सेल्स हैं सारे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको पता है पैंक्रियाज के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो ब्लड सप्लाई के थ्रू ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं ये ब्लड सप्लाई के अंदर इंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये जो है सारे एंजाइम्स ब्लड के अंदर इंटर होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लड के अंदर इंटर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारी बॉडी जो है उसके जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स घूम रही होती हैं, जैसा कि हमारी हीमोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम जो है वो उन सबको तोड़ना शुरू कर देगा। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है, तो ये सारे के सारे ब्लड के अंदर जा जाकर जो जो भी चीज मिलेगी उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर ये डाइजेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स अपेयर होंगी, उनको हम देख लेते हैं फर्दर, ठीक है। तो ये है इसकी गॉल स्टोन्स किस तरह ये काज करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ये मोस्ट कॉमन काज है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जो कि हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर ये गॉल स्टोन्स ये है मोस्ट कॉमन काज है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करवाने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या है, एथेनॉल अब्यूज। जो लोग ड्रिंक करते हैं, लोग शराब पीते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो फिर उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो जितना भी फ्लूइड है वो सारा का सारा थिक होना स्टार्ट हो जाता है। जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके अंदर जो पैंक्रियाटिक जूस आ रहा होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे थिक हो जाते हैं, उनके म्यूकस प्लैग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये प्लैग बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लैग बने हुए हैं तो ये ऑब्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देंगे पैंक्रियाटिक डक्ट को। जब ये डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो सेल्स हैं इनके अंदर से तो वो प्रोड्यूस होके आ रहा होता है, तो ये सारी की सारी जो नाली है इसके अंदर प्लैग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो हमारे पास उस तरफ से जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है वो इस तरफ मूव नहीं कर रहे होते, तो जीआईटी का जो नॉर्मल फ्लोरा है वो मूव करना शुरू कर देता है पैंक्रियाज के अंदर। तो इस तरह वो पैंक्रियाज के अंदर चला जाता है और वहां पे जाके ओवरग्रोथ स्टार्ट कर देता है, जिससे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स पैंक्रियाज जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास काज एथेनॉल या ड्रिंक करने वाले लोगों के अंदर एथेनॉल अब्यूज के साथ किस तरह पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है। तो ये जो है ये मोस्ट कॉमन काज है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो फॉर एग्जांपल यूरोप वगैरह, जहाँ पे ये एथेनॉल वगैरह इजीली अवेलेबल होती है। इसके अलावा कुछ कंडीशन होती है जिसको हम ट्रॉमा, ड्रग्स और वायरस जो है ये भी हमारे पास आकर अटैक करते हैं। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली आकर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के ऊपर अटैक, सॉरी, जो पैंक्रियाटिक पेरेन्काइमा होता है, ठीक है। पेरेन्काइमा ऐसी जगह होती है जहां से पेरेन्काइमा ऐसी जगह होती है जो जहां से रिलीज हो रहे होते हैं ये एंजाइम्स, तो ये आकर डायरेक्टली पेरेन्काइमा के ऊपर अटैक करती है, उसकी इन्फ्लेमेशन करवाती है, उसका साइज इंक्रीज करती है और वो जो सेल है वो फट जाता है, ठीक है। और जब वो सेल फट जाएगा तो उसके एंजाइम्स भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पैथोजेनेसिस थी, सिंपल सी, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको किस तरह हमने देखना है।
गॉलस्टोन्स की बात की तो गॉलस्टोन्स आकर सिंपल एम्फूला फेटर को ब्लॉक कर देते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं आ सकते, पीछे जो पैंक्रियाज है उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। एथेनॉल अब्यूज में पैंक्रियाज प्रोटीन लेवल इंक्रीज हो जाता है और म्यूकस के प्लैक बन जाते हैं पैंक्रियाज के अंदर, और जब म्यूकस के प्लैक बन जाते हैं तो उसके बाद ये अपने जो रिलीज एंजाइम्स हैं वो उसको रिलीज नहीं कर सकती और हमारे पास जो सेल्स है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। देन ड्रग्स, ट्रॉमा और वायरस वगैरह के हम लोगों ने बात की, ये सारी की सारी चीजें जाकर डायरेक्टली पैंक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करती हैं और अटैक करने के बाद उनकी इन्फ्लेमेशन काज करवा देती हैं। देन हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, बात कर लेते हैं कि किस तरह पेशेंट जो है हमारे पास प्रेजेंट करेगा। तो पेशेंट कुछ इस तरह प्रेजेंट करेगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले तो पेन होगा, साइट ऑफ पेन पूछेंगे तो एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो उसके अंदर ये एपिगैस्ट्रिक पेन होगी। उसके अलावा जो कैरेक्टर है वो शार्प और एगोनाइजिंग पेन होगा, ठीक है। शार्प पेन होगा और एगोनाइजिंग पेन होगा। उसके अलावा जो सेकंड कंडीशन रेडिएट कर रहा होगा बैक साइड पे, ठीक है। तो एक मिनट इसका केस भी बताता हूँ कि एग्जाम के अंदर किस तरह केस इसका प्रेजेंट करेगा। एग्रीवेट करेगा लेइंग डाउन से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो लेट जाता है तो उससे इसका पेन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल वो आगे बेंड कर लेता है फॉरवर्ड तो उससे ये जो है इसका पेन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चीजें प्रेजेंट करती हैं, इसका केस कुछ इस तरह आता है। ये जो पेशेंट है ये कुछ इस तरह प्रेजेंट होता है कि ये एक तो इमरजेंसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी के अंदर आता है। उसके बाद ये कहता है कि एपिगैस्ट्रिक के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो पेन जो है रेडिएट कर रहा है बैक साइड के ऊपर, ठीक है। अगर वो लेट जाता है तो उसका पेन बढ़ जाता है और अगर वो आगे की तरफ फॉरवर्ड या बेंड होकर बैठा है तो उसका पेन जो है वो कम हो जाता है। ये जो डायग्नोज होता है ये एक स्पॉट डायग्नोज होता है। आप अगर इमरजेंसी में रोटेशन के ऊपर घूम रहे हैं और आपके सामने एक पेशेंट बैठा हुआ है, आपने उसकी हिस्ट्री भी नहीं ली और आप देखते हैं कि उसने एब्डोमेन के ऊपर हाथ रखा हुआ है और वो आगे की तरफ बेंड होकर बैठा हुआ है, तो जस्ट एक ही कंडीशन आती है, वो है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है और उसने अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखा हुआ है और आगे की तरफ बेंड होकर बैठा है, तो एक ही कंडीशन है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। अगर चेस्ट के ऊपर हाथ रख के आगे की तरफ बेंड होकर बैठा है तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। अगर एब्डोमेन के ऊपर हाथ रख के आगे की तरफ बेंड होकर बैठा है तो दिस इज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। ये दो टिप डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, इनको हम इजीली पिक कर लेते हैं। इसके अलावा जीआईटी अपसेट आ जाते हैं जिनके अंदर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह आ सकती हैं। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट हो सकते हैं, फीवर हो सकता है क्योंकि यहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है, फीवर तो होना ही होना है। इसके अलावा मैलेज, एनोरेक्सिया वगैरह हो सकते हैं। फिर एक कंडीशन है टेटनी। बेसिकली टेटनी के अंदर क्या होता है कि हमारे जो कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है। इसके अंदर हमारे पास दो साइंस पॉजिटिव आते हैं, एक को कहते हैं हम ट्रोजियस साइन, एक को कहते हैं चुविस्टिक साइन। ये क्या साइन होते हैं ये तो हम कैल्शियम के साथ ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इस टॉपिक के लिहाज से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कैल्शियम लेवल है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। जब कैल्शियम बॉडी के अंदर इंक्रीज कर जाता है तो ये क्या करवाता है, ये इन्फ्लेमेशन करवाता है पैंक्रियाज की। जब पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन होती है तो इस कंडीशन के अंदर जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होते हैं, तो ये जब पैंक्रियाटिक एंजाइम ब्लड के अंदर घूम रहे होते हैं तो ये क्या काम करते हैं आपको पता है। इसके अंदर फैटी एसिड्स, हमारे जो ब्लड है उसके अंदर फैटी एसिड्स घूम रहे होते हैं। जो फैटी एसिड्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम, जो कि हमारे पास लाइपेज एंजाइम है। तो लाइपेज से पैंक्रियाटिक फैटी एसिड जो हमारे पास ब्लड के अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज है उससे फैटी एसिड डैमेज होते हैं। फैटी एसिड डैमेज होने से ये आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होने के बाद ये क्या काम करते हैं, ये जो कैल्शियम घूम रही होती है हमारी ब्लड के अंदर आजाद, ये कैल्शियम के साथ आयोनाइज्ड फैटी एसिड्स जो हैं ये बाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब कैल्शियम आयोनाइज्ड फैटी एसिड्स के साथ बाइंड कर देगा तो ब्लड के अंदर जो नॉर्मली हमारे पास फ्री कैल्शियम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब फ्री कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है तो उसके बाद जो हमारे पास सिम्टम आती है वो टेटनी के साथ प्रेजेंट करती है। आपने इसको मिक्स नहीं करना टेटनस और टेटनी के साथ, ठीक है। इसके अंदर मसल ट्विस्टिंग हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, कार्पोपेडल स्पाज्म हो सकते हैं और मसल वीकनेस होती है, ठीक है। तो ये थी चंद बातें जो कि हमें क्लिनिकल फीचर्स के हिसाब से पता होनी चाहिए एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लिकेशन और इन्वेस्टिगेशन की तरफ मूव करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूं। अल्लाह हाफिज।